हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने जो केंद्रक है उसकी संरचना का अध्ययन स्टार्ट कर दिया था। ओके, और केंद्रक में जो आपका केंद्रक आवरण है, केंद्रक द्रव्य, उसकी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। और क्रोमेटिन भी अपना ऑलमोस्ट हो गया था। अब क्रोमेटिन में अपन ने बताया था क्रोमोजोम, तो अब आज क्रोमोजोम की स्टडी करेंगे। ठीक है, क्रोमोजोम अपन ने स्टार्ट भी कर दिया था, तो क्रोमोजोम को अब डिटेल में लेंगे अपन। क्रोमोजोम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुणसूत्र। ओके, तो पहला पॉइंट देखो बेटा, सारे पॉइंट समझने। क्रोमेटिन के अत्यधिक संघनन से गुणसूत्र बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन का अत्यधिक संघनित रूप होता है। क्रोमेटिन क्रोमोजोम में कब बदलता है, जब इनका संघनन होता है। अगला पॉइंट, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन तथा आरएनए से बनते हैं। सारे पॉइंट काम के बेटा कि एक पॉइंट पे फोकस करना है। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के समय कोशिका विभाजन की विभिन्न विशिष्ट अवस्थाओं के समय, ठीक है, केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र दिखाई देते हैं। गुणसूत्र दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, तो गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन किस में परिवर्तित हो जाता है? विशिष्ट गुणसूत्रों में। अगला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, देखो जो गुणसूत्र होते हैं उनका अध्ययन मेटाफेज के दौरान किया जाता है। मध्यावस्था ये आएगी सेल डिवीजन में, ठीक है, मेटाफेज। गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें सारे पॉइंट समझते जाना। गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात करें तो बेटा इनमें जो जातियां होती हैं उनमें विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक यहाँ पर एक थ्योरी है जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत। गुणसूत्र सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था सटन तथा बोवेरी ने। तो सटन और जो बोवेरी नामक वैज्ञानिक हैं इन्होंने गुणसूत्र आनुवंशिकता गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या
निश्चित होती है। ओके, और एक बात और बताई उन्होंने, इन पर रेखीय क्रम में जीन पाए जाते हैं। इन पर रेखीय क्रम में जीन पाए जाते हैं। ये हो गया आपकी आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको मैं समझा रहा हूं पहले, फिर आगे उनमें बात करेंगे। जीव के शरीर की साइज तथा जटिलता गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसकी साइज या वो बहुत ज्यादा जटिल होगा, तो ये संख्या पर निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करती है जीन के प्रकार पर कि कौन से प्रकार के जीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट बेटा याद करने आपको। ठीक है, गुणसूत्र से रिलेटेड पॉइंट है सारे। क्रोमेटिन किसमें बदल गया? गुणसूत्रों में। तो गुणसूत्रों की संख्या जाति विशिष्ट होती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र हैं ये डीएनए की तृतीयक संरचना को प्रदर्शित करते हैं। गुणसूत्र डीएनए की तृतीयक संरचना को प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को ये क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यहां तक ये पॉइंट क्लियर? ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे किस पर? गुणसूत्र की संरचना पर। गुणसूत्र की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट करो पहले आप। ठीक है बेटा, तो अब बात करेंगे अपन गुणसूत्र की संरचना की। बिल्कुल सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, ये लो। संरचना। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में अपन स्ट्रक्चर की सारी बातें हम मेंशन कर देंगे। देखो ये रहा गुणसूत्र की स्ट्रक्चर बेटा। ये देखो यहां जो मैं गुणसूत्र की स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा वो है आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ठीक है, समझना इसको, क्योंकि ये डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो डायग्राम है गुणसूत्र का, ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक गुणसूत्र, जो मध्यावस्था के दौरान आपको दिखाई देते हैं। मध्यावस्था गुणसूत्र, और मध्यावस्था गुणसूत्र बेटा डायड में होता है। सारे पॉइंट समझाऊंगा। क्या बोलते हैं इसको? डायड क्रोमोसोम है, डायड गुणसूत्र है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। कितने क्रोमेटिड्स हैं? 2। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड कौन होते हैं बेटा? अर्ध गुणसूत्र। देखो बेटा, एक तो अर्ध गुणसूत्र ये है, एक अर्ध गुणसूत्र ये है, और इससे मिलकर बना है ये आपका डायड क्रोमोसोम। तो डायड क्रोमोसोम में कितने अर्ध गुणसूत्र हैं? 2। ये रहे बेटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। कितने सिस्टर क्रोमेटिड हैं इसमें? 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। याद रखना, प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र में एक डीएनए अणु होता है। इसमें भी एक डीएनए अणु, इसमें एक डीएनए अणु। तो इस क्रोमोसोम में, इस डायड में कितने डीएनए अणु हो गए? 2 डीएनए अणु। तो अपन कह सकते हैं इसमें 2 डीएनए अणु पाए जाते हैं। ये पॉइंट जो लिख रहा हूं सारे मेंशन करने हैं आपको। ठीक है, और ये कहलाता है डायड क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम है? डायड। डायड का मतलब होता है 2 क्रोमेटिड।
तो ये मेटाफेज गुणसूत्र है। एक गुणसूत्र और बना देते हैं जो मोनाड फॉर्म में होता है, जैसे एनाफेज के दौरान ये आपको इस तरह का दिखाई देगा। एनाफेज के दौरान दोनों अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखो, ये है मोनाड। ये कौन है? मोनाड। तो मोनाड में एक डीएनए अणु होता है, एक डीएनए अणु। मेटाफेज के दौरान ये गुणसूत्र दिखाई देगा आपको, जिसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। इसकी स्टडी की जाती है सामान्यतः मध्यावस्था गुणसूत्र। अब देखो बेटा, इस मध्यावस्था गुणसूत्र में बीचों बीच ये है, ये वाला जो संकीर्णन, ये कहलाता है आपका प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन, जिसको अपन सेंट्रोमियर भी कहते हैं। सेंट्रोमियर अभी लिख दूंगा मैं, सेंट्रोमियर, या सेंट्रोमियर को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। क्या होता है ये? गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। और इसी गुणसूत्र बिंदु पर दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं। ये जो गुणसूत्र बिंदु है, इस गुणसूत्र बिंदु की दोनों ओर एक प्रोटीन युक्त बिंब नुमा संरचना पाई जाती है। प्रोटीन युक्त बिंब नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर। तो ये कौन है? काइनेटोकोर। तो ये प्रोटीन युक्त बिंब नुमा संरचना जो गुणसूत्र बिंदु के दोनों तरफ जुड़ी होती है, ये कहलाती है काइनेटोकोर, जो तर्कु तंतुओं के जुड़ने का स्थल है, ठीक है। ये गुणसूत्र के जो एंड है, ये एंड, इनको बोलते हैं टीलोमर। ये टीलोमर सिरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड टीलोमर। तो ये आपकी होगी गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र की संरचना के जो पॉइंट्स है मैं सारे लिखूंगा बेटा। तो देखो, मैंने क्लियर कर दिया, प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। जैसे अंग्रेजी लिख देता हूं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। इसका मतलब सेंट्रोमियर प्रत्येक गुणसूत्र में पाया जाता है। और सेंट्रोमियर का देखो फंक्शन भी हो गया। दोनों अर्ध गुणसूत्र कौन है बेटा? क्रोमेटिड्स। इससे जुड़े होते हैं। ये दोनों सेंट्रोमियर पर क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तो बात होगी अपनी गुणसूत्र बिंदु की। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है। सेंट्रोमियर पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। और काइनेटोकोर पर अगला पॉइंट है, यही लिख देता हूं, इस पर तर्कु तंतु जुड़ते हैं। लेकिन ये कब की बात है बेटा? ये कोशिका विभाजन के दौरान की बात है। तो कोशिका विभाजन जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें वापस रिपीट होंगी। यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको जो काइनेटोकोर होते हैं, ये तर्कु तंतु के लिए जुड़ने के लिए स्थल प्रदान करते हैं। यहाँ के तर्कु तंतु जुड़ते हैं, ताकि ये तर्कु तंतु इन सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करके अपने अपने ध्रुवों की ओर लेके जाएं। गुणसूत्र की गति में सहायक होंगे ये, जो आगे अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी काइनेटोकोर की। अब आगे चलते हैं बेटा। देखो, ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, इसमें सेंट्रोमियर हो गया, 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। ये डायाड कहलाता है। याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको, ये डायाड है और ये क्या है? मोनाड।
ये डायाड, मोनाड, टेट्राड, ये सब टर्म आएंगे आगे। तो अभी समझ लो, इसको बोलेंगे डायाड, इसको बोलेंगे मोनाड। दो डायाड अगर आपस में पास पास आ गए उसको बोल देते हैं टेट्राड। देख लो यहां देखो, ये कंडीशन जो है टेट्राड, ये भी देखने को मिलेगी। अभी सुन लो बस, उसके बाद जब अपन मियोसिस पढ़ेंगे तो आपको टेट्राड डायग्राम भी दिखाएंगे। देखो ये बेटा डायाड है, एक डायाड ये हो गया, इन दोनों को आपस में ये पास पास अगर ये पेयर में आगे, इसको अपन बोलते हैं टेट्राड। क्या कहलाता है ये? तो आप बताओ बेटा, टेट्राड में कितने क्रोमेटिड्स हैं? 4 हो गए, दो इसमें दो इसमें, टोटल 4 क्रोमेटिड। डायाड में कितने क्रोमेटिड हैं? 2 हो गए। मोनाड में कितने क्रोमेटिड हैं? 1 हो गया। अब आप बताओ, प्रत्येक क्रोमेटिड में 1 डीएनए होता है, तो डायाड में कितने डीएनए हैं? 2 डीएनए अणु है। मोनाड में 1 है और टेट्राड में 4 डीएनए अणु हो गए। क्लियर बेटा? गुणसूत्र की संख्या की बात करें, ये एक ही क्रोमोसोम बेटा, इसको एक क्रोमोसोम काउंट करेंगे। ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन फर्क क्या हो गया? ये डायाड में, ये मोनाड में। इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 2 क्रोमोसोम है। 2 डायाड हो गए ना, 1 और 2, तो क्रोमोसोम इसमें 2 है। ये भी एक क्रोमोसोम प्रदर्शित करता है और ये भी एक क्रोमोसोम प्रदर्शित करता है। तो डायाड, मोनाड और टेट्राड आपको समझने पड़ेंगे, जो आगे काम आएंगे। नहीं आए तो आगे फिर समझा देंगे अपन, ठीक है? तो ये आपके गुणसूत्र की जो है संरचना, उसका थोड़ा सा अपन ने स्टडी कर ली है। और गुणसूत्र की स्टडी कौन सी फेज में करते हैं? मध्यावस्था में, क्योंकि मध्यावस्था के दौरान गुणसूत्र पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं, इसलिए मध्यावस्था में ये अत्यधिक छोटे और मोटे दिखाई देते हैं। और ये माइक्रो आपका जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें आसानी से विजिबल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये बात होगी आपकी गुणसूत्र की संरचना से संबंधित। अब गुणसूत्र की संरचना के बाद अगला जो पॉइंट है वो है गुणसूत्र के प्रकार। तो आपको अब गुणसूत्रों के प्रकारों पे जाना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीलोमर मैंने बता दिए बेटा आपको। टीलोमर जो होते हैं, वो जो एंड है उनको टीलोमर बोलते हैं। बस इतना याद रखना, इतना है काम का आपका। जो गुणसूत्रों का अंतिम सिरा होता है, चलो लिख देते हैं, गुणसूत्रों का अंतिम सिरा टीलोमर कहलाता है। और ये अंतिम सिरे से आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जैसे बताया था ना, 46 गुणसूत्र हैं, जब आपस में जुड़ेंगे तो ये टीलोमर एंड से आपस में जुड़ जाते हैं, फिर क्रोमेटिन फाइबर बना देते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर में जो गुणसूत्र होते हैं वो इलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं, अपने टीलोमर एंड के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और जैसे डिवीजन स्टार्ट होता है तो टीलोमर एंड से अलग होकर वापस से वो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये बात होगी आपकी क्रोमोसोम की संरचना की, ठीक है बेटा? अब एक यहाँ पर पहले बता देता हूँ आपको, एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमोसोम और होता है, इसको अपन बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, ठीक है? ये बना लेना पूरा, इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे सेट क्रोमोसोम का। तो इतना समझ में आ गया, एक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है, जिसको अपन प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं, जो प्रत्येक गुणसूत्र का क्या है? कैरेक्टर है। अब अपन बात करेंगे सेट क्रोमोसोम की। सेट गुणसूत्र, सेट क्रोमोसोम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है? पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये देखो बेटा, और ध्यान से सुनना इसको। ये क्रोमोसोम का डायग्राम है, जिसमें ये कौन है बेटा? बताओ बीच में, ये है आपका सेंट्रोमियर, या इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक संकीर्णन। कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक संकीर्णन और पाया जाता है, जिसको बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। यहां पर देखो, एक संकीर्णन और है, ठीक है? ये कहलाता है द्वितीयक संकीर्णन। लेकिन बेटा इसको सेंट्रोमियर नहीं बोलेंगे, सेंट्रोमियर तो एक ही होता है, ये द्वितीयक संकीर्णन है, लेकिन ये सेंट्रोमियर नहीं है। ये सभी में नहीं हुआ, ये कुछ क्रोमोसोम में पाया जाता है, और इसी क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं सेट क्रोमोसोम।
सेट क्रोमोसोम, और द्वितीयक संकीर्णन के बाद का जो भाग है ये वाला जो भाग, इसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट बॉडी। सैटेलाइट बॉडी, ठीक है। तो सेट गुणसूत्र कौन होंगे? बिल्कुल सिंपल है, वे गुणसूत्र जिनमें सैटेलाइट बॉडी पाई जाती है, उनको क्या कहेंगे अपन? सेट गुणसूत्र कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। और सैटेलाइट बॉडी कहां होती है? द्वितीयक संकीर्णन के बाद पाई जाती है। तो जिनमें द्वितीयक संकीर्णन होता है, सैटेलाइट बॉडी होती है, वो क्या कहलाते हैं? सेट क्रोमोसोम। और एक पॉइंट और है बेटा, यहां सेट का मतलब है, याद रखना, सेट की फुल फॉर्म होती है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनको। साइन एसिड, ये थोड़ा आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी समझ लेना। ये सेट का मतलब होता है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनको, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, सेट क्रोमोसोम कुछ ही पाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल, मानव में सेट क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं? याद रखना, 13, 14, 15, 21 और 22वां युग्म जो होता है वो सेट क्रोमोसोम होता है। तो मैंने युग्म की बात कर ली, तो कितने युग्म हो गए? 5 युग्म हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 10 सेट क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? मानव में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेट क्रोमोसोम की बात होगी। पूछे तो बताना है, अदरवाइज इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ये टर्म जो है आपको याद करवानी थी, जो बात हो गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। और सेट क्रोमोसोम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सेट क्रोमोसोम जो है उसके द्वितीयक संकीर्णन के पास जो भाग होता है उसको अपन नोर बोलते हैं। तो ये है NOR। अभी आएगा न्यूक्लियोलस में, बताऊंगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, निर्माण में सहायक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में अपन इस नोर की बात करेंगे जहां पर न्यूक्लियस पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा सेट क्रोमोसोम के बारे में अपन ने थोड़ा आपको हिंट दे दिया है, क्लियर। सेट क्रोमोसोम जिनमें द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, इसके बाद का जो भाग है वो सैटेलाइट बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो सेट क्रोमोसोम में कितने संकीर्णन हो गए बेटा? प्राथमिक और द्वितीयक। सेट क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमियर होते हैं? एक ही होता है, सेंट्रोमियर एक ही है, लेकिन संकीर्णन पूछे तो 2 हो गए, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक संकीर्णन के बाद का जो भाग है क्रोमोसोम का वो क्या है? सैटेलाइट बॉडी कहलाता है। रख लोगे याद बेटा ये। और मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होते हैं। 13, 14, 15, 21, 22वां जो युग्म होता है वो सेट गुणसूत्र का होता है, सेट क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा। अब बात करेंगे अपन क्रोमोसोम के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। मिटा दें इसको। तो अपन गुणसूत्रों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, और इससे लगभग क्वेश्चन आता रहता है। इनकी परिभाषा और इनके डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं।
गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब वो किस आधार पर, देखो क्वेश्चन हो गया बेटा ये, ओके, 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब 4 प्रकार की बात करेंगे। आधार क्या हो गया? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, याद रखना है। तो 4 प्रकार कौन से हैं अभी बात करते हैं। ये लो, पहला प्रकार है मेटा सेंट्रिक। ओके, हिंदी बता देता हूं इसकी, मेटा सेंट्रिक, मध्य केंद्री। मध्य केंद्री, देखो बिल्कुल सिंपल है। यदि सेंट्रोमियर गुणसूत्र में बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे? मध्य केंद्री। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है। सेंट्रोमियर बीचों बीच स्थित होता है। तो बीचों बीच होगा तो बेटा जो भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। जैसे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ठीक है बेटा, अब देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये डायग्राम हो जाएगा इसका। तो सेंट्रोमियर बिल्कुल कहां है बेटा? बिल्कुल बीचों बीच है। तो इसको क्या बोलोगे? मध्य केंद्री। तो दोनों भुजाएं जो हैं वो क्या है? बिल्कुल बराबर लंबाई की। ये डायड फॉर्म में है, ये मोनाड में डायग्राम आए तो एक ही बात है, ये मोनाड में हो जाएगा, ये भी मध्य केंद्री है। तो सेंट्रोमियर कहां होना चाहिए? बिल्कुल बीचों बीच। अब मध्य केंद्री के बाद आएगा उप मध्य केंद्री, सब मेटा सेंट्रिक। बिल्कुल सिंपल है ये भी, देखो दूसरा सब मेटा सेंट्रिक, उप मध्य केंद्री। तो आप बताओगे बेटा उप मध्य केंद्री का मतलब क्या हो जाएगा? जो गुणसूत्र बिंदु है वो मध्य से थोड़ा हटकर होता है। सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर होता है। देखो डायग्राम में समझा देते हैं। मध्य से थोड़ा हटकर होगा, ठीक है, मध्य से थोड़ा हटकर होगा। ये देखो मध्य से थोड़ा हटकर होगा तो एक भुजा जो है वो छोटी होगी और एक भुजा क्या है? लंबी होगी। देखो मध्य से थोड़ा हटकर है तो ऑब्वियसली इसकी जो दो भुजाएं हैं तो उसमें एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी। तो ये तो क्या है बेटा? छोटी भुजा। और ये कौन सी भुजा होगी? बड़ी भुजा। तो ये कौन सा क्रोमोसोम कहलाएगा बेटा? सब मेटा सेंट्रिक। अब तीसरा जो टाइप है वो है अग्रबिंदु, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, ये इसी को बोलते हैं अग्र बिंदु। बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा दोनों समझ में आ गए। यहां सेंट्रोमियर बीचों बीच है और यहां सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर है। और अग्र बिंदु जो है उसमें गुणसूत्र बिंदु है, बिल्कुल कहां मिलेगा? किनारों पर मिलता है, किनारों के पास। सेंट्रोमियर
किनारे के पास। देखो यहां पर ये डायग्राम देखना, बिल्कुल किनारे के पास मिलेगा। तो ये जो सेंट्रोमियर है इसके कारण ये भुजा अत्यधिक छोटी है, अत्यधिक, एक भुजा अत्यधिक छोटी और एक भुजा क्या होगी बेटा, अत्यधिक बड़ी, लंबी, लंबी बोल दो, अत्यधिक लंबी, इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अगला जो टाइप है बेटा वो है टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक देखो बिल्कुल सिंपल है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, इनकी डेफिनेशन और इनकी जो स्ट्रक्चर है उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। टिलोसेंट्रिक अंत केंद्री, तो यहां पर सेंट्रोमियर कहां होगा, कहां होगा, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल अंत में होता है, अंत में। डायग्राम देखें, ये बिल्कुल कहां है बेटा, एंड पे है। तो यहां पर भुजाओं की बात नहीं कर सकते, छोटी बड़ी भुजा होगी नहीं बेटा। यहां पर देखो क्रोमोसोम है और जो आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे है। ये मोनाड में बताया है, डायाड होगा तो ऐसा हो जाएगा, एक ही बात है बेटा। डायग्राम जैसा दे वैसा आपको आंसर देना है, ये डायाड की फॉर्म में हो गया। तो सेंट्रोमियर कहां मिलेगा, बिल्कुल अंत में, ठीक है, एंड पे मिलेगा, तो उसको क्या बोलोगे, टिलोसेंट्रिक। ठीक है, ये परिभाषा याद रखनी है और इनके डायग्राम याद रखने। अब देखो एक यही बता देता हूं आपको, जब एनाफेज की स्टडी करते हैं बेटा आप, सेल डिवीजन में वैसे आएगा, तो एनाफेज के दौरान गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, तर्कुतंतु उनको पकड़ के खींच के लेके जाते हैं, उस समय गुणसूत्र विशिष्ट आकृति के दिखाई देते हैं। तो एनाफेज में इनकी आकृति कैसी दिखेगी, यही लिख देता हूं मैं, एनाफेज में आकृति। तो बेटा अगर मेटासेंट्रिक होगा तो आपको वी शेप का दिखेगा, आपको कैसा, वी शेप का, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समान है। अगर सब मेटासेंट्रिक होगा तो एल शेप का दिखेगा, अगर एक्रोसेंट्रिक होगा तो जे शेप का दिखेगा, और अगर टिलोसेंट्रिक होगा तो आई शेप का दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज के दौरान कैसी आकृति का दिखाई देगा, वी शेप का, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का, और एक्रोसेंट्रिक जे शेप का, और ये टिलोसेंट्रिक आई शेप का। ठीक है बेटा, तो ये आपको मैंने इनके प्रकार बता दिए हैं, बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद करोगे तभी याद होंगे बेटा ये, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है, कुछ चीजें रटने की भी होती है। तो आप देखो सिंपल है वैसे भी, मेटा बीचों बीच, सब मेटा बीच से थोड़ा हटके, एक्रोसेंट्रिक किनारों के पास, और किनारों के पास बोल दो, किनारों पर बोल दो, किनारे हो गए उन पर है, और आपका एक्रोसेंट्रिक बिल्कुल एंड में, अंत में होता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपके गुणसूत्र की कंप्लीट। अब गुणसूत्र के बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक और बचा है आपका, न्यूक्लियस, केंद्रिका। ठीक है, अब केंद्रिका की स्टडी कर लेते हैं, न्यूक्लियस आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसको बना लेना। अब केंद्रिका छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको अभी कंप्लीट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं केंद्रिका, बिल्कुल सिंपल है। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, सबसे पहला पॉइंट, खोज करता। तो केंद्रिका की खोज की थी बेटा, याद रखना, फोंटाना, फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिका कहां पाई जाती है बेटा, केंद्रक में पाई
जाती है। अगला पॉइंट, जो केंद्रिका है ये गोलाकार कैसी होती है, गोलाकार होती है, और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना होती है। यह है गोलाकार तथा झिल्ली रहित संरचना। गोलाकार है और झिल्ली रहित संरचना होती है। अब झिल्ली रहित है तो ऑब्वियसली जो केंद्रक द्रव्य है उससे सतत संपर्क में रहती है। यह है केंद्रक द्रव्य के सतत संपर्क में रहती है। देखो डायग्राम से समझाता हूं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में याद रखना बेटा केंद्रिका परिधि की ओर पाई जाती है। तो जो केंद्रिका है वो झिल्ली रहित है, गोलाकार है और केंद्रक द्रव्य के साथ सतत संपर्क में है। क्यों? क्योंकि उसमें झिल्ली नहीं है, तो जो केंद्रक द्रव्य इसके अंदर भी संपर्क में रहेगा। ठीक है, अगली बात जो बेटा केंद्रिका है, ये लिख देता हूं, यह है परिधि की ओर पाई जाती है। और कहां मिलती है याद रखना बेटा, ये यहां पॉइंट समझाऊंगा मैं। यह है नोर, नोर अभी बताया था मैंने, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में पाई जाती है। अभी समझाऊंगा इसको क्या होता है, पाई जाती है। केंद्रिका जो है उसकी संख्या और उसकी साइज में भिन्नता मिलेगी आपको। यह है संख्या तथा आकार में भिन्नता दर्शाती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा समझना, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण रूप से अधिक सक्रिय होती हैं उनमें बड़ी व अनेक केंद्रिकाएं मिलती हैं। अतः इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण रूप से सक्रिय कोशिकाओं में अधिक आकार की तथा अनेक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस की जो संख्या है बेटा, केंद्रिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करेगी, याद रखना कोशिका की एक्टिविटी पर। प्रोटीन संश्लेषणी रूप से अधिक सक्रिय कोशिका में केंद्रिका बड़ी होंगी और अनेक होंगी, संख्या में क्या होंगी, अनेक होंगी। ठीक है, मिनिमम एक केंद्रिका तो सभी में मिलेगी बेटा, लेकिन एक से ज्यादा कब मिलेंगी, जब वो प्रोटीन संश्लेषण रूप से अधिक सक्रिय, क्योंकि केंद्रिका राइबोसोम निर्माण में सहायक होती है। अभी बात करते हैं। अगला पॉइंट देखो, यही लो, कार्य की बात करें। ये लो बेटा कार्य, यह है सक्रिय राइबोसोम निर्माण का स्थल होती है। ठीक है, फिर समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सक्रिय राइबोसोम निर्माण में सहायक होती है। निर्माण का स्थल होती है। अतः केंद्रिका को अपन राइबोसोम कारखाना भी कहते हैं, यही लिख रहा हूं मैं बेटा, राइबोसोम कारखाना भी कहलाती है। ये राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम निर्माण में सहायक होती है। एक पॉइंट और, केंद्रिका में
आरआरएनए कोडिंग डीएनए अथवा जीन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आरआरएनए निर्माण करने वाले जीन पाए जाते हैं। ये बातें होगी आपकी केंद्रिका की। अब मैं केंद्रिका को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस प्रकार से जीन होते हैं और कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है। बात को समझना बेटा। ये डायग्राम बना रहा हूं, एक बड़ा सा डायग्राम। ये देखो, ऐसे समझे बेटा। ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में याद रखना बेटा, सेट क्रोमोसोम के नजदीक ही केंद्रिका का निर्माण होता है। तो यहां पर एक मैं सेट क्रोमोसोम बना के दिखा रहा हूं। और आप बेटा जानते हो, जो सेट क्रोमोसोम होता है उसमें 2 संकीर्णन होते हैं। अभी बताया था, याद करो। ये तो है प्राथमिक संकीर्णन और ये कौन है बेटा? द्वितीयक संकीर्णन। और जो द्वितीयक संकीर्णन होता है उसके आसपास का जो स्थल होता है उसी में ही केंद्रिका का निर्माण होता है। ये लो, यहां पर ये झिल्ली रहित गोलाकार संरचना, ये केंद्रिका है। देखो बेटा, ये कौन है? ये केंद्रिका है। और ये स्थल जो द्वितीयक संकीर्णन और केंद्रिका को कवर करता है, इसी स्थल को अपन बोलते हैं नोर। तो ये स्थान क्या है? ये स्थान क्या कहलाएगा? नोर रीजन। यहां नोर का मतलब क्या है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ओके, तो केंद्रिका कहां पाई जाती है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में पाई जाती है। और नोर रीजन कहां होता है? सेट क्रोमोसोम के द्वितीयक संकीर्णन के पास वाला स्थान क्या कहलाता है? नोर रीजन। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो बताओ, मानव कोशिका में अधिकतम कितनी केंद्रिकाएं पाई जा सकती हैं? तो आंसर क्या होगा बेटा? 10, क्योंकि मानव कोशिका के अंदर सैटेलाइट गुणसूत्रों की संख्या 10 होती है। तो 10 केंद्रिकाएं बन सकती हैं। कहां पर? द्वितीयक संकीर्णन के पास। लेकिन उनकी संख्या किस पर निर्भर करेगी? कोशिका की सक्रियता पर। कोशिका अधिक सक्रिय है प्रोटीन संश्लेषण निर्माण के लिए, तो उसमें केंद्रिकाओं की संख्या अधिक होगी। कम सक्रिय है तो केंद्रिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और साइज, तो साइज की बात करें तो देखो, जो केंद्रिका है उसके अंदर विशिष्ट प्रकार के जीन पाए जाते हैं। ये है जीन, अभी बताया मैंने। ये आरआरएनए कोडिंग जीन है। ये कौन है बेटा? ये देखो, इसमें होते हैं राइबोसोम आरएनए कोडिंग जीन, जो आरआरएनए निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहां ये क्या बनाएंगे? आरआरएनए बनाएंगे। और आरआरएनए बनेगा तभी राइबोसोम निर्माण पॉसिबल हो पाएगा। अब देखो, राइबोसोम कैसे बनता है इसको समझना। आप सबने पढ़ा है, राइबोसोम प्रोटीन और आरआरएनए का बना होता है। मैं यहां बात कर रहा हूं 80S राइबोसोम की। तो 80S राइबोसोम में जो प्रोटीन इकाइयां हैं वो कहां बनेंगी? कोशिका द्रव्य में। जैसे ये 60S है और ये 40S। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। प्रोटीन निर्माण होने के बाद ये केंद्रक छिद्र के द्वारा अंदर आएंगे। ये राइबोसोम अभी सक्रिय नहीं है। ये क्या है? ये निष्क्रिय राइबोसोम है, निष्क्रिय राइबोसोम। लेकिन ये जैसे अंदर आएंगे तो यहां देखो, ये बड़ी उप इकाई, ये छोटी उप इकाई। तो बड़ी और छोटी उप इकाई में ये क्या करेंगे? आरआरएनए को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो केंद्रिका क्या करेगी? इनके अंदर आरआरएनए इनकॉर्पोरेट कर देगी। जैसे आरआरएनए इनकॉर्पोरेट होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सक्रिय राइबोसोम हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप? ये सक्रिय राइबोसोम बन गया। तो अभी आपने बताया ना कि जो केंद्रिका है वो सक्रिय राइबोसोम का स्थल होती है, राइबोसोम निर्माण में सहायक होती है। और जैसे राइबोसोम सक्रिय बनेंगे उसके बाद वापस ये केंद्रक छिद्र से साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और अपने फंक्शन में हेल्प करेंगे, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे। तो आप बताओ बेटा, राइबोसोमल प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। लेकिन राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम सक्रिय रूप से कहाँ निर्मित होता है? केंद्रक के अंदर। किसमें? केंद्रिका में। क्लियर? इसलिए केंद्रिका को राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। केंद्रिका के अंदर क्या है? आरआरएनए कोडिंग जीन। अगर आरआरएनए कोडिंग जीन की संख्या ज्यादा होगी तो केंद्रिका की साइज क्या होगी? बड़ी होगी। तो जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाती है, तो आपको पता है उस कोशिका में राइबोसोम की संख्या भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। तो केंद्रिका की संख्या को बढ़ा लिया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में राइबोसोम का निर्माण करे। इसलिए अपने लिखा है कि जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण में ज्यादा सक्रिय होती है उसमें केंद्रिका की संख्या भी ज्यादा होगी और केंद्रिका की साइज भी बड़ी होगी। इसलिए केंद्रिका की संख्या और साइज दोनों भिन्नता दर्शाते हैं।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट आपको अब याद रखने पड़ेंगे बेटा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं कि रिक्तिका जो आपकी केंद्रिका है उसकी जो संख्या है वो निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करेगी? प्रोटीन संश्लेषण रूप से सक्रिय कोशिका पर। क्लियर? ये सारे स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है जहां से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? पहला, केंद्रक के अंदर, सही बात है। केंद्रक में कहाँ मिलेगी? परिधि पर, सही बात है। केंद्रक में भी इसकी पोजीशन क्या होती है? सेट क्रोमोसोम में द्वितीयक संकीर्णन के पास मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं नोर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो स्टेटमेंट जैसा पूछे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्लियर यहां तक की बात? तो ये पॉइंट हो गया आपका केंद्रिका का। केंद्रिका 17S राइबोसोम में सहायक होगी या 70S राइबोसोम में? आंसर क्या होगा बेटा आपका? 70S और 80S। 80S क्यों? क्योंकि जो 70S राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो मिलेंगे आपके क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ये डायग्राम आपको बनाना है, थोड़ा याद रहे। कॉन्सेप्ट है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। तो इसमें देखो मैं क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा, केंद्रिका सहायक होती है। पहला ऑप्शन राइबोसोम निर्माण में, सेकंड ऑप्शन लाइसोसोम निर्माण में, थर्ड ऑप्शन गोल्जी बॉडी निर्माण में, फोर्थ ऑप्शन ईआर निर्माण में। तो ये तो सिंपल हो गया, आपका आंसर क्या होगा? राइबोसोम निर्माण में। करेक्ट। केंद्रिका सहायक होती है, अगर ऑप्शन चेंज कर दे, वो यहां लिख दे वो 70S राइबोसोम और यहां मेंशन कर दे 80S राइबोसोम, तो अब आपका आंसर क्या होगा बेटा? 80S। क्यों? क्योंकि केंद्रिका 80S राइबोसोम निर्माण में सहायक होती है। 70S राइबोसोम जो है वो कोशिका द्रव्य में नहीं होते, वो कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है 70S है या 80S है। क्लियर? क्योंकि केंद्रिका, और अगर वो बात करें कि प्रोकैरियोट जो है उनमें राइबोसोम निर्माण में कौन सहायक है, तो उसमें राइबोसोम निर्माण में केंद्रिका का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट में केंद्रिका नहीं पाई जाती। पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो आपको घुमाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन स्पिन करेगा, और स्पिन करते हैं आपको पता है कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल टॉपिक पे रहना, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। केंद्रिका यूकैरियोट का कैरेक्टर है, प्रोकैरियोट में केंद्रिका नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अथवा 70S राइबोसोम निर्माण में केंद्रिका का कोई योगदान नहीं है। केंद्रिका किसमें सहायक होती है? 80S राइबोसोम के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है। अब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ये क्लोरोप्लास्ट है यूकैरियोटिक सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम है? 70S। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा है? 70S। तो 70S राइबोसोम में केंद्रिका का कोई रोल नहीं होता। किसमें होता है? 80S राइबोसोम में। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्या करने बेटा? कवर करने। क्लियर? तो यहां आपकी बात हो गई है केंद्रिका की कंप्लीट। समझ में आ गया? ये कुछ ही पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। न्यूक्लियस की अपन ने सारी बातें कर दी हैं, स्ट्रक्चर की, उसकी फंक्शनिंग की, उसमें जो पार्ट थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि केंद्रक स्टडी करने का मतलब है कोशिका विभाजन की बातें स्टार्ट करना, और कोशिका विभाजन के दौरान अपन केंद्रक की बात करेंगे। तो अब बेटा आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, केंद्रक जो है उसमें विभाजन की क्षमता होती है। जो नया केंद्रक है वो कैसे निर्मित होता है? पुराने केंद्रक के विभाजन से नए केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो आपने जो टर्म समझी हैं, क्रोमेटिन है, क्रोमोजोम है, एक बार मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा समझाता हूं ताकि सेल साइकिल जो है वो बहुत इजी हो जाए। तो आप कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को समझने की। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझो। ये मान लो बेटा आपके पास एक कोशिका है, और इस कोशिका में एक केंद्रक है, यूकैरियोटिक सेल है, और इस कोशिका में मैं कह रहा हूं कि जो गुणसूत्र है उनकी संख्या 4 है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी मानी अपन ने? 4। इस कोशिका को विभाजित होना है, तो विभाजन के पश्चात जो 2 कोशिकाएं बनेंगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए। तभी वो कोशिका क्या करेगी? आगे फंक्शन करेगी, आगे डिवीजन करने में सक्षम होगी। तो अब इसको यहां समझे, देखो बेटा इस कोशिका में केंद्रक में क्या है? ये बेटा एक क्रोमेटिन है, और मैंने बोला कि इसमें कितने गुणसूत्र हैं? 4 गुणसूत्र हैं। लेकिन आपको पता है
केंद्रक में क्रोमेटिन फाइबर के रूप में उपस्थित है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्रोमेटिन फाइबर दिखाई देगा। तो इसमें लेकिन गुणसूत्र कितने हैं बेटा? 4 गुणसूत्र हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इलोंगेटेड फॉर्म में हैं। अब आपको इस कोशिका में विभाजन करना है और इस क्रोमेटिन को दोनों कोशिकाओं में वितरित करना है, क्योंकि ये क्रोमेटिन फाइबर बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में बराबर मात्रा में जाएगा, तभी तो वो आगे कार्य करेंगी। डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं थोड़ी सी। तो डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि बनने वाली दोनों कोशिकाओं में आनुवंशिक जो पदार्थ है, जो जीनोम है, वो बराबर मात्रा में जाए, क्योंकि उसी में जीन होते हैं, तभी कोशिका आगे क्या करेगी? कार्य करेगी। इसलिए जरूरी हो जाता है इस कोशिका में जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन। ये समझना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा। देखो ये कोशिका थी, इसमें केंद्रक है, इसमें केंद्रक में जो फाइबर था ये क्रोमेटिन फाइबर, अभी डबल हो गया। ठीक है, डबल हो गया। इसका मतलब डबल होने के बाद एक फाइबर जो है वो एक कोशिका में जाएगा, एक फाइबर दूसरी कोशिका में। अब कोशिका का विभाजन करना है और दोनों क्रोमेटिन फाइबर को 2 कोशिकाओं में वितरित करना है। लेकिन बेटा वितरण इतना आसान नहीं है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ को वितरित इतनी इजी तरीके से अपन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? इसलिए ये क्रोमेटिन फाइबर जो है किस में बदलेगा बेटा? गुणसूत्रों में। तो न्यूक्लियस गायब हो जाएगा और गुणसूत्र यहां पर बन जाएंगे। कितने गुणसूत्र दिखाई देंगे? कोशिका में कितने हैं बेटा? 4 हैं, तो यहाँ पर 4 गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल सिंपल है, 4 गुणसूत्र है, ताकि वो छोटे हो गए, उसने पूरे स्पेस को कवर कर लिया। क्रोमेटिन फाइबर लंबा होता है, वो आसानी से सेपरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्रोमेटिन को गुणसूत्रों में बदलना जरूरी है। अब जैसे ये गुणसूत्र बने हैं, अब इनमें आसानी से क्या हो जाएगा बेटा? वितरण हो जाएगा। जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे और दोनों कोशिकाओं में ये स्थानांतरित हो जाएंगे। देखो न्यूक्लियस गायब हो गया, 4 गुणसूत्र दिख रहे हैं, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। उसके बाद क्या होगा? देखो इस कोशिका में 2 केंद्रक बन जाएंगे और दोनों केंद्रकों में ये 4-4 क्रोमोसोम बेटा वापस से सेपरेट कर दिए जाएंगे। ये मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी डिवीजन में लंबी चौड़ी बातें करेंगे, एक बार मैं बता रहा हूं कि क्यों गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है, क्यों गुणसूत्र निर्मित होते हैं, क्यों क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदलता है। अब ये सेपरेट हो गए, उसके बाद में वापस से ये अपने फाइबर फॉर्म में चले जाएंगे और इस कोशिका का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने। इस तरह से जो है गुणसूत्र वितरित किए जाते हैं। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर बेटा? अब ये मैंने कनेक्ट किया सेल साइकिल सेल डिवीजन से। अब सेल साइकिल सेल डिवीजन को अपन बढ़िया तरीके से स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस को मैंने अच्छे से समझा दिया है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम वगैरह सब दिमाग में आपके जो है बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए, ताकि सेल डिवीजन सेल साइकिल बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हो जाए, क्योंकि वो 100% कॉन्सेप्चुअल है, रटने का कुछ नहीं है उसमें। एक सीक्वेंस है बस, फेजेज का सीक्वेंस है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन सी फेज में कौन सी घटना होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वही तो स्टडी करनी है आपको। इसलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप स्टडी करोगे तो बेटा एग्जाम टाइम में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर कूद की स्टडी करोगे, कभी डायरेक्ट चले गए, कभी पीछे का भूल गए, तो बेटा फिर मैं कह रहा हूँ नुकसान हो जाएगा। इसलिए हर टॉपिक के ऊपर कमांड करते चलना कि सर ने इसको किससे कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल मेरे टिप्स पे हो गया, आगे आएगा तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो सेल साइकिल में इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में अपन बेटा सेल साइकिल की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस कंप्लीट, अब सेल साइकिल और सेल डिवीजन को अपन प्रारंभ करेंगे। कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र बहुत इजी टॉपिक है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं अकेले सेल साइकिल सेल डिवीजन से। बहुत आसान है, मजा भी आएगा स्टडी करने में, लेकिन कब आएगा? जब आपको पुरानी बातें याद रहेंगी, कोशिका दिमाग में रहेगी, कोशिका क्या है, क्यों डिवीजन करती है, क्यों सक्रिय होती है, क्या आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्या क्रोमोसोम होते हैं, क्या क्रोमेटिन होता है, तब इंटरेस्ट आएगा कि विभाजन भी जरूरी होता है। अब उस बात को सिद्ध करेंगे अपन। ओमनी सेलुला ई सेलुला, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। लेकिन विभाजन कैसे होता है, उस विभाजन की जो प्रक्रिया है उसको अपन समझेंगे। बहुत ही जटिल प्रक्रिया, आसान नहीं है, लेकिन अपन आसान बना देंगे। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र की बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।